बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें यूनिट नंबर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से देखते हैं। हमारे पास जो टॉपिक था फर्स्ट वो था एटमॉस्फेयर का। क्योंकि आप स्टडी करें एनवायरमेंट को, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को आप स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे फर्स्ट। अच्छा, इंट्रोडक्शन में है कि एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, राइट। अर्थ है सेंटर में, ये अर्थ है, ठीक है। और अर्थ जो है उसके हम कहते हैं एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। इस पूरी अर्थ के जितना भी सराउंडिंग का एरिया है इसको हम कहते होते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इसमें हमारे पास बहुत सी गैसेस है, इसमें हमारे पास इस एटमॉस्फेयर में, इसको हम कहते होते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सी क्या प्रेजेंट है, गैसेस। अब आप लोगों ने इस यूनिट में अपना कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि ये वो वाला यूनिट नहीं है कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा या आपके पास कुछ उस टाइप के टॉपिक्स होंगे। नहीं, इसमें आपने चीज़ों को समझना है और आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों ने उनके आंसर करने होंगे। सो हर चीज़ को प्रॉपरली समझे। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे पास गैसेस हैं, बहुत सी गैसेस है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हैं, ठीक है। मीन्स के हमारे पास लाइक नंबर ऑफ गैसेस हैं जिन्होंने एक दूसरे को कवर किया हुआ है। जैसे ब्लैंकेट नहीं होती, जैसे ब्लैंकेट आपको कवर करती है, सेम इस तरह गैसेस उसी के साथ ना बहुत सारी मिक्स हुई हैं। इट इज important to understand the sources of general air pollution and the harmful effects of these pollutants on the living organisms and the environment. It is important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चीज अंडरस्टैंड करना, द सोर्सेज ऑफ जनरल एयर पोल्यूशन, के एयर पोल्यूशन की, हमारी जो आज एयर पोल्यूट है इसमें बहुत से हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, इससे बहुत से डिजीजेस कॉज हो रही हैं। ये जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उन पोल्यूटेंट्स के, या जो हमारी एयर पोल्यूटेड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो आज ये क्यों, हमारी जो एयर है वो एयर पोल्यूटेड क्यों है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइक एयर पोल्यूशन क्यों है और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और वो एयर पोल्यूशन जो है वो क्यों हो रही है, या उसको हम लोग कैसे स्टॉप करवा सकते हैं। जस्ट लाइक टी, टी की तरह इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, मिल्क, टी, फैट एंड शुगर। टी आपको पता है, जब लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल टी बनानी है उसमें आप क्या करते हैं, आप वाटर ऐड करते हैं, उसमें आप मिल्क ऐड करेंगे, आप उसमें टी बैग्स ऐड करे होते हैं, आप शुगर ऐड करते हैं, आप उसमें फैट्स ऐड करे होते हैं। तो ये जिस तरह की, जैसे एक टी जो है, चाय जो होती है, इन सब का मिक्सचर होती है, सेम इज द केस एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर भी बहुत सी गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर है। एयर भी बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है, एयर में भी नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। एयर कंटेन्स, एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ये तमाम गैसेस जो है ये किस में प्रेजेंट होती हैं, एयर में। आप लोगों को ये तमाम गैसेस अभी के अभी फिलहाल इसी टाइम पे स्टेप बाय स्टेप आपको फिंगर टिप्स पे सारी याद हो। एयर कंटेन्स मैं बार बार बोलूंगी और मैं फिर आप लोगों से सुनूंगी। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन गैस N2, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नोबल गैसेस, और इसके अलावा वाटर वेपर्स H2O। गैसियस फॉर्म है, वाटर जब होता है उसको हम लोग वेपर्स की वो कहते हैं ना, वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये तमाम 1 2 3 4 5 6 गैसेस जो है एयर में प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस किसको हम कहते हैं, ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते होते हैं, ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। जिस तरह ग्रुप 7 हेलोजेंस है, इस तरह ग्रुप 8 हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस उसमें होती हैं। तो ये तमाम इन सब से मिलके जो है वो क्या बनती है, एयर बनती है। These gases are essential for life, but sometimes they may also cause harmful effects. ये जो हमारे पास गैसेस होती हैं ये लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इनके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं यहाँ पे। यानी कि नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर के
बगैर हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइक हम जिंदा उस तरह रह सकते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए जस्ट ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में ये तमाम गैसेस ना हो तो हम तब भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आयरन नेल्स रस्ट फास्टर इन रेन वाटर देन इन द टैप वाटर और मिनरल वाटर। आयरन नेल्स, आयरन का कोई लोहे, लाइक कोई भी आपके पास कोई मेटल है आयरन का, अगर उसके बाद बारिश का पानी पड़ेगा तो वो उसको ज्यादा जल्दी जंग लगता है एज कम्पेयर टू टैप वाटर और मिनरल वाटर के। आप ना उसके ऊपर टैप वाटर, टैप क्या होता है, नलके का जो पानी होता है वो आप डाल रहे हैं किसी मेटल के ऊपर, डालते जा रहे हैं। या कोई मिनरल वाटर, मिनरल वाटर कौन सी चीज़ है? देखो आपके पास जो शॉप्स पे पड़ी होती है बॉटल्स वाटर की, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की बॉटल्स होती हैं, जो कि मिनरल वाटर वो होता है ना जो कि लेबोरेटरी से, इंडस्ट्रीज से हो के आता है, और उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, जर्म्स रिमूव होते हैं उसमें से, तो वो मिनरल वाटर होता है। तो अगर आप लोग एक मेटल के ऊपर मिनरल वाटर या टैप वाटर को डालते रहेंगे तो उससे रस्टिंग नहीं होगी इतनी जल्दी, जितनी जल्दी रस्टिंग या जो कुरियन है या जंग लगना जो है वो रेन वाटर से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो ये पानी ऊपर से ही आ रहा है ना, हमारी एयर में से होके आ रहा है, एटमॉस्फेयर से होके आ रहा है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितनी भी गैसेज हैं वो उस वाटर के साथ कंबाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, और उस वाटर को पोल्यूट कर देती हैं। जो एयर, रेन वाटर होता है उसको पोल्यूट कर देती हैं। तो वही रेन वाटर जब आपके मेटल्स में पड़ता है तो रिजल्ट में क्या होता है, मेटल्स में कोरेजन हो जाती है, मेटल्स में रस्टिंग हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि आपके पास अब यहाँ से चीजें याद रखने वाली हैं। आपको बताना चाहिए कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है, राइट। इसके बाद एक्टिव में मैं क्वेश्चन पूछूंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एयर कंटेन्स, एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जितनी भी गैसेस होती हैं दे ऑल आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन समटाइम्स ये हार्मफुल इफेक्ट्स भी शो करती है हमारी बॉडी पे, या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी आते हैं हमारी बॉडी पे। और जैसे हम बताया था कि अगर एक आयरन नेल है वो फास्टली रस्ट करेगा इन रेन वाटर एज कम्पेयर टू टैप वाटर और मिनरल वाटर। इसकी रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्योंकि रेन वाटर जो होता है उसके अंदर डिजॉल्व गैसेस होती हैं, उसमें गैसेस डिजॉल्व हुई होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ होता है। लेकिन हमारे पास टैप वाटर और मिनरल वाटर में ऐसा नहीं होता। यहाँ तक हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। कोई क्वेश्चन है आपका मेरा यहाँ तक? अभी हमें इनकी एक्यूरेट रेशियो पता है कि ये जो सारी गैसेस हैं एयर में कितने परसेंट तक हो सकती हैं, मतलब ऑक्सीजन को ज्यादा होना चाहिए इस तरह का। बिल्कुल ऐसी इनकी है कंपोजिशन, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। इनकी जी अभी ठीक है। परसेंटेज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करती हूँ। है ना, समझ आ गई आपको? ओके। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बनी है? एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ गैसेस, इन्वेलप कह दें, ब्लैंकेट कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक इन्वेलप है या एक ब्लैंकेट है गैसेस का, एंड वाटर वेपर्स सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सी गैसेस और वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, और उन्होंने अर्थ को सराउंड किया हुआ है। It play an important role in surrounding life and regulating the Earth's climate. So इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है आपका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने में। और दूसरी बात है कि अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में किस तरह से, वो भी हम आगे देखेंगे। बहुत सी गैसेस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसके बाद वाटर वेपर्स हैं, और इसके अलावा मैंने बताया था आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और लास्ट में हमने एक और पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड एज दी नोबल गैसेस। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये सब ना एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट है, इनकी एक परसेंटेज है खास, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए, मैंने एमसीक्यूज में ये देना है कि नाइट्रोजन कितने परसेंटेज, 78%। और ये मैं भी पूछूंगी, दो स्लाइड्स पढ़ाने के बाद मैंने फिर वापस आके दोबारा चीजें शुरू कर देनी है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है?
78% है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन 21%। N2 78% है और ऑक्सीजन जो है ये 21% है। ठीक है। इसके बाद ऑर्गन। अच्छा, ये ऑर्गन क्या होता है? आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है ना नोबल गैसेस। हमारे पास टोटल 8 नोबल गैसेस होती हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन। ये 6 हो जाएंगे। कुछ दो और भी होती हैं, वो आप लोगों ने याद नहीं करनी। ये आप लोग 6 भी याद रखना तो बहुत बहुत है आपके लिए। ठीक है। तो इसमें से हीलियम, नियॉन, ऑर्गन में जो है ये थर्ड में जाती है। ऑर्गन, इसको कहते हैं ऑर्गन। ये आपके पास जो है वो 0.93% होती है। 0.93% प्रेजेंट होती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये होती है 0.038%, या कुछ बुक्स में 0.404 भी लिखा होता है। 0.038% प्रेजेंट होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने बताया कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है। 0.93। ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.038% है। बाकी कुछ और ट्रेस गैसेस होती हैं। ट्रेस का मतलब है कि ऐसी गैसेस जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन होती जरूर हैं। लाइक हमारे पास नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन। आपको इनके नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन को याद रख ले। 0.00005%। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आप 4 जीरो लेकर आएंगे, देन उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तमाम के पास क्या चीज आ जाती है? ट्रेस गैसेस है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद लास्ट में वाटर वेपर्स है। वाटर वेपर्स आपके पास होता है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन टाइम टू टाइम। वक्त के साथ साथ, टाइम और जगह के साथ के अकॉर्डिंगली ये जो वाटर वेपर की जो नंबर का जो रेशियो है, इसकी नंबर जो है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लामाबाद के एरियाज में हैं, तो वाटर वेपर्स की जो काउंट है, उसका जो नंबर है वो कुछ और होगा, उसकी परसेंटेज कुछ और होगी। और यही अगर आप मरी वाले एरियाज में जाते हैं तो वहां पे कुछ और होगी। स्कर्दू के एरियाज में जाएंगे तो वहां कुछ और होगी। कोई बहुत ही प्लेन एरिया आ जाएगा तो वहां पे कुछ और होगी। ठीक है। तो ये प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है और टाइम टू टाइम भी वेरी करती है। अप टू 4% इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं इनमें ऑलमोस्ट 4% तक वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। और वैसे भी बाकी जो एरियाज भी हैं उनमें भी 4 के नजदीक तरीन होंगे। ठीक है। लाइक किसी में 3 होगा, किसी में 3.5, किसी में 3.8, किसी में 4.1। सो यही रेशो होगी हर जगह पे। ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स का आपकी बुक में बताया गया, तो आप लोगों ने याद रखना है 4%। प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द वाटर इन साइकिल, वेदर फॉर्मेशन एज वेल एज द क्लाइमेट रेगुलेशन। ये तमाम प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। वाटर साइकिल कैसे होती है, वेदर फॉर्मेशन कैसे होती है, क्लाइमेट रेगुलेशन कैसे होती है। लेकिन फिलहाल आपने याद रखना कि वाटर वेपर्स इन सब में एक रोल प्ले करें अपना। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास मेजर जो गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन सी हैं। तो नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ट्रेस गैसेस प्रेजेंट हैं और वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। उसके बाद नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है। अदर ट्रेस गैसेस में ये तमाम गैसेस आती हैं। नियोन आती है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन गैस है और वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं। सो यहाँ तक हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कोई क्वेश्चन है आपका मायरा यहाँ तक? कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर? अभी वाटर वेपर क्लाइमेट रेगुलेशन में कैसे हेल्प करते हैं? वाटर वेपर्स क्लाइमेट अभी आगे हमारा ये टॉपिक आएगा ना, उसमें हम प्रॉपरली समझेंगे कि कैसे क्लाइमेट को रेगुलेट करें। देखो, क्लाइमेट को रेगुलेट इसी तरह से करें ना कि वाटर, ये जो वाटर वेपर्स है यही जो हमारे पास रेन होती है, बारिश होती है, इसी का इसका सबब भी ये वाटर वेपर्स ही बन रहे होते हैं। इन वाटर वेपर्स की वजह से ही हमारी जो है वो बारिश वगैरह होती है। तो इसी तरह से ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। क्लाइमेट के डिफरेंट सीजन्स, कभी समर होती है, कभी विंटर्स आ जाते हैं, कभी स्प्रिंग्स आते हैं, कभी ऑटम आता है। फिर उसके बाद जो है वो समटाइम्स बहुत गर्मी होती है तो एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। तो क्लाइमेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में अपना एक रोल प्ले करे वाटर वेपर्स। इस तरह से इनके बहुत से डिफरेंट रोल है।
समटाइम्स कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं, और कहीं पे बहुत बहुत ज्यादा अगर क्लाउड्स हो जाए तो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। तो इस तरह से कि हर एक चीज को इसने बैलेंस रखा हुआ है, इस तरह से क्लाइमेट रेगुलेट होते हैं वाटर वेपर्स ने। अभी लास्ट स्टेज में ऐसा होता भी था कि बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होते थे, बादल फट जाते थे और एकदम से बहुत बारिश और फिर बहुत ज्यादा फ्लडिंग सैलाब आए हैं पाकिस्तान में। तो उसमें भी क्या था कि जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में, जब बहुत से वाटर वेपर्स जो है जमा हो गए थे और वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन उन्होंने कर ली थी। अब एक एक लिमिट है क्लाउड्स की भी ना, जब एक एरिया में बहुत ज्यादा क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर एकदम से क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, क्लाउड फट जाते हैं। तो इस तरह से हर एक चीज को मेंटेन रखने में वाटर वेपर्स अपना रोल प्ले करे। ठीक है, जी आप ही ठीक है। समझ आ गया ना? ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपकी असेसमेंट है, और लेकिन उससे पहले मैं चेक करती हूँ कि आप लोग को समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, अब मैं वन बाय वन आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास कौन एटमॉस्फेयर में, हमने कहा है कि एटमॉस्फेयर हमारे पास एक इनवेलप ऑफ गैसेस है, इसमें बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है। सो टोटल कितनी गैसेस प्रेजेंट थी हनान इसमें? 8 थी, टोटल 8 थी। अच्छा, मुझे दो बता दो, कौन कौन सी थी? ऑक्सीजन। हम्म। हाइड्रोजन। आगे बताओ कोई और। कार्बन डाइऑक्साइड। और आर्गन? नहीं, आर्गन नहीं थी इस तरह से। वाटर? वाटर नहीं है, वाटर वेपर्स हैं। आगे तेज से बताओ, टाइम नहीं है। वाटर वेपर्स हो गए, और क्या रह गया हमारे पास? ऑक्सीजन हो चुकी है, हाइड्रोजन हो चुका है, नाइट्रोजन हो जाएगा फिर। नोबल गैसेस होती हैं, 6 होती हैं, 8 नहीं होती। ठीक है। अच्छा हमारा, आप मुझे बताओ ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज थी? आप ही 21%। यस। हमने बताओ हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज थी? 78%। मायरा आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की क्या परसेंटेज थी? आप ही 0.039। 0.038%। ओके, अब बताओ हनान के ऑर्गन की क्या परसेंटेज थी? ओके, अब मुझे बताओ कि वाटर वेपर्स में भी हमारे पास थी बहुत सी गैसेस। मेरा को याद है कौन कौन सी गैसेस थी वाटर, सॉरी नोबल गैसेस में कौन कौन से हमारे पास थी गैसेस? आप ही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। अच्छा नहीं, सॉरी मैंने ये नहीं पूछना था आप लोगों से। हाँ ठीक है, वो ओके गुड, वही होती है। मुझे आप बताओ कि एक होती है हमारे पास ट्रेस गैसेस, मतलब कि जो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगी लेकिन होंगी सही। ठीक है, उनमें कौन कौन सी थी हमारे पास? आप ही उनमें नियॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम। नियॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम। हीलियम। हमें आप बताओ एक दो। मीथेन, हाइड्रोजन और, अच्छा मेरा आप बताओ कि हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज थी? आप ही 0 पॉइंट उसके बाद 40 और 5। गुड। इसके अलावा कोई और गैस भी थी हमारे पास? बस ये हो गए 5, 1 2 3 4 5। नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, मीथेन और हाइड्रोजन। ठीक है ना, आप बताओ वाटर वेपर की क्या परसेंटेज थी? नो।
वाटर वेपर्स की क्या परसेंटेज थी, मैंने क्या बताया था? वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्या परसेंटेज थी? मेरा आपको याद है क्या परसेंटेज थी? अभी वाटर वेपर जो होता है वो वेरी करता है, लेकिन इसकी होती है 4% ट्रॉपिकल रीजन में। गुड। 4% होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। याद हो गया ना? क्या, कहाँ पे 4% होती है? अब आज के बाद जो बच्चा मुझे नहीं बताएगा या गलत बताएगा, उसको मैं टास्क दूंगी कि उसने मुझे 10 टाइम वही पॉइंट लिख के देने हैं। अच्छा, 4% है ट्रॉपिकल रीजन, समझ आ गया? अच्छा, अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, एक बच्चा मुझे ये बताया कि कहाँ पे ज्यादा, किससे ज्यादा होती है और किससे कम होती है, और दूसरा बताएगा कि रीजन क्या है ऐसा। मेरा बताओ कि कहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, नहीं मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटल की जो, मेटल फॉर एग्जांपल आयरन है, उसकी जो रस्टिंग है, जंग लगना है, वो किस चीज से ज्यादा होती है और किससे कम होती है? अभी वो मिनरल वाटर और टैप वाटर में कम होती है और रेन वाटर में ज्यादा होती है। यस, गुड। रेन वाटर में ज्यादा होती है, जबकि टैप वाटर और इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं मिनरल वाटर, उनमें कम होती है। ना, रीजन बताओ क्यों ऐसा होता है? ये वाटर में आती है मतलब कि जो ग्रीन होती होती है जो एटमॉस्फेयर में बहुत से गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जब वो जब कंबाइन हो जाती है तो वो एसिडिक रेन रिलीज होती है, तो इसकी वजह से वो बनती है तो प्लास्टिक होती है। जब तो ये मिनरल वाटर टैप वाटर होता है उसके अंदर कोई गैस कंबाइन नहीं होती। ठीक है, गुड। थोड़ा सा ऊंचा बोल देगा ताकि आवाज भी आ जाए कि क्या बोल रहे हो। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर से गैसेस, उसमें हार्मफुल गैसेस डिजोल्व होती हैं, जिस इसीलिए हमारे पास जो है वो रेन वाटर हार्मफुल होता है, और उसकी वजह से जो है फिर रस्टिंग ऑफ आयरन के चांसेस मैक्सिमम। ओके, गुड। यहाँ तक हमारे ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे, हमने कवर कर लिए हैं। और अब हम मूव करते हैं फर्दर आगे। अच्छा, आपके पास एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 11.1 है, और उसका क्वेश्चन आपके पास ये है कि, क्वेश्चन आपके पास इसका है कि व्हाट आर द टू मेजर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। टू कौन सी वो गैसेस है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में? So two gases that make up most of the air are nitrogen 78% and the oxygen 21%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में, और बट ऑक्सीजन है 21%। टुगेदर दे मेक अप 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। मिल के जो है वो 99% बना देते हैं एटमॉस्फेयर का, दोनों ने। देखो 99% तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने बना दिया। सिर्फ जो 1% रह गया वो बाकी तमाम गैसेस ने मिलकर 1% बनाते हैं, ठीक है। अदर गैसेस दो प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, क्लाइमेट एंड इंडस्ट्रियल यूज। कि 99% तो इन गैसेस ने कवर कर लिया है। इसके अलावा जो 1% रह जाता है, वो जो 1% है, वो है तो बहुत कम अमाउंट, लेकिन उसकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। वो लाइफ के प्रोसेस को मेंटेन रखा हुआ है उसने, ठीक है। उसने, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसकी वजह से रिस्पिरेशन हो रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट रेगुलेट हो रही है, वाटर वेपर, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह उसकी वजह से सारी बन रही है। इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है वही 1% गैस, ठीक है, वो 1% सिर्फ इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। बाकी तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये तो मोस्टली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका इतना यूज नहीं हो रहा। ये हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही हम जिंदा है। तो इसलिए जो है ये हमारा क्वेश्चन था। अब आगे हम मूव करते हैं, और वो हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूटेंट्स। हमारी एयर पोल्यूट कैसे होती है? अभी जी जी, बोले। अभी यहाँ पे क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन की अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा क्यों नहीं है, हत्ता कि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, नाइट्रोजन नहीं। अच्छा, इसका मैं आपको बताती हूँ। हमारी एटमॉस्फेयर में जो, यस, हाइड्रोजन जो है वो माइनस, क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो ज्यादा क्यों है ऑप्शन से, या हम ये भी कह सकते हैं
कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के अमाउंट कम क्यों है, ऑल दो के ऑक्सीजन से ही हम लोग जिंदा है और सब कुछ तो ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, फिर ऐसा क्यों होता है? ये नाइट्रोजन हमारे पास डोमिनेट क्यों करे? अच्छा, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अर्थ में जब गैसेस रिलीज हुई थी वोल्केनिक eruption से, आपको पता है ना वोल्केनो अरप्ट करता है, वोल्केनो लावा जो है जब वो फटता है, तो जब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब वोल्केनो अरप्ट हुआ था उसमें से जो गैसेस निकली थी, उसमें आपको पता है उसमें वाटर वेपर्स भी थे। एक मिनट सॉरी, उसमें आपके पास वाटर वेपर्स भी थे, उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी था, उसमें आपके पास ऑक्सीजन भी था, मीथेन भी था, उसमें आपके पास अमोनिया भी था, लेकिन आपको पता है उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं था। बाद में इस वाटर को ब्रेक किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक किया और इनसे फिर उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बनाया गया। तो स्टार्टिंग में चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको सुनो। कि हमारे पास देखो 21% नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और बाकी 78% तो हमारे पास नाइट्रोजन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने कहना है कि स्टार्टिंग में, इसका आंसर मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगी जरूर, कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब वोल्केनो अरप्ट हुआ था, वोल्केनो फटा था, लावा जब ये जो लावा फटना जो कहते होते हैं, इसमें हमारे पास बहुत सी गैसेस इससे रिलीज हुई थी, लाइक ये ऑल गैसेस रिलीज हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई थी। तो स्टार्ट टू के बिगनिंग में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन को लाइक इसको बनाना शुरू किया गया थ्रू लाइक वाटर का ब्रेक डाउन करके, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन करके। इसके अलावा जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस करके, रिस्पिरेशन नहीं सॉरी फोटोसिंथेसिस करके, इन तमाम प्रोसेसेस के थ्रू जो है फिर ऑक्सीजन को तैयार किया गया। चूंकि ऑक्सीजन नेचुरली प्रेजेंट नहीं था स्टार्टिंग से, इसलिए हमेशा इसकी जो रेशियो है वो कम आती है और इसी वजह से नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में है। नाइट्रोजन मोर स्टेबल हमारे पास होती है, यानी बहुत स्टेबल गैस है हमारी एटमॉस्फेयर की, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के बारे में हमें कहता था कि नाइट्रोजन हमारे पास एक मोस्ट स्टेबल गैस है। ठीक है, इसके बाद हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन, एक और बात है कि सबसे ज्यादा क्यों होती है, जो बातें नाइट्रोजन की ज्यादा है तो वही ऑक्सीजन का ऑपोजिट हो जाएगा। नाइट्रोजन इसलिए भी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है बिकॉज नाइट्रोजन को ओशियंस, हमारे रॉक्स या लाइक लाइफ जो है वो नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर रही। क्या हम नाइट्रोजन को कंज्यूम कर रहे हैं? नो। क्या ओशियंस कंज्यूम कर रही है? नहीं। क्या रॉक्स कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं। प्लांट्स और एनिमल्स, लाइक एनिमल्स भी कम, सिर्फ प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को ले रहे हैं। तो इतने प्लांट्स तो नेचर में नहीं है ना, मतलब एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, इंसानों से तो कम प्लांट्स होंगे। तो इसी वजह से नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा प्रेजेंट है। और इसके ऑपोजिट सारी बातें आप कर लें ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम बाद आई थी, और दूसरी बात हम कहते हैं कि एक तो ये बहुत लेटर आई है, दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। हर चीज से तो ये रिएक्ट कर जाती है, जब ये रिएक्शन कर जाती है तो पीछे ये बचती नहीं है, फिर उसके बाद लाइक इसकी अमाउंट कम होती गई होती गई होती गई और इतनी कम आज रह गई है 21%। लाइक अब नहीं, जब से दुनिया बनी है उसके बाद से जब साइंटिस्ट ने इसको चेक किया तो 21% सिर्फ ऑप्शन रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं प्रॉपर इसका इंशाल्लाह लेक्चर के बाद या रात को बैठ के आप लोग इसका आंसर शेयर करूंगी और आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो याद भी रखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन क्यों इतनी कम प्रेजेंट है और नाइट्रोजन क्यों नहीं ज्यादा है, या अगर दोनों ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ऑक्सीजन इज वेरी इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन अ वेरी लेस अमाउंट, या फिर हम ये क्वेश्चन सकता है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा क्यों है। ठीक है। अगर अभी हम किसी साइंटिफिक तरीके से ऑक्सीजन की जो अमाउंट है इसको ज्यादा कर दे तो कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा? अगर ऑक्सीजन की अमाउंट को हम ज्यादा करते हैं, 21% से बढ़ा के और करते हैं हम, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि बहुत से रिएक्शंस कॉज करती है। तो ये जितनी अब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट 21% है, 21 सिर्फ देखने में लग रही है कि 21 कम है, लेकिन 21 भी बहुत बड़ी अमाउंट है। देखो कितने इंसान है जो इस दुनिया में इस टाइम पे जिंदा है, अलाइव है, और वो सब सांस ले रहे हैं और सिर्फ सब इस ऑक्सीजन की बेस पे जिंदा है। ऑक्सीजन ना हो तो हम नहीं रह सकते। तो ये 21% की जो अमाउंट है ये कम नहीं है। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे, इन केस अगर आप बहुत ही डिफरेंट वे से इंक्रीज करना चाहते हैं,
तो बहुत ही हार्मफुल गैस, मतलब वो हार्मफुल ऑक्सीजन गैस होगी, और उससे लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होगी। जब अल्लाह ताला ने 21% यहाँ पे रख दी है, तो 21% ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम इसको जितना अगर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली उसके तमाम फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ही होंगे यहाँ पे। जी आप ही ठीक है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूटेंट्स, कि एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एयर कैसे पोल्यूट होती है, एयर को कैसे हार्मफुल किया गया है। एन एयर पोल्यूटेंट इज एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर, वाटर और सॉइल दैट हैज अ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द इन्वायरमेंट। हमारे पास एयर पोल्यूटेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि प्रेजेंट है हमारी एयर में, हमारे वाटर में, हमारे सॉइल में, मिट्टी में, इन तीनों में से कहीं पे भी प्रेजेंट है, और उसके कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। एयर पोल्यूटेंट्स मेनली कम फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल एज सम नेचुरल रिसोर्सेज। एयर पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं, यानी कि जो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो मेनली हमारी अपनी एक्टिविटीज के रिजल्ट में आ रहे हैं। मेनली फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से, इंडस्ट्रीज के बर्न होने से, व्हीकल्स के बर्न होने से, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से, सॉरी वोल्केनोज eruption से, फॉरेस्ट फायर से। हम लोग दरख्त, बहुत बड़े बड़े जंगलात को जला देते हैं जब वोल्केनोज erupt होते हैं। जब हमारे पास डस्ट स्टॉर्म्स, ये जो तूफान आते हैं, मिट्टी के तूफान आते हैं, पता नहीं आपने कभी देखे ही नहीं। मेरा आप लोग कभी उसकी कोयटा की पोस्टिंग पे गए हो? कोयटा आप लोग की पोस्टिंग में थी? नहीं आप ही। अच्छा, कोयटा में बहुत बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं वहां पे, जो है वो लाइक बहुत बड़े बड़े मिट्टी के तूफान होते हैं। तो ये वोल्केनोज के eruption, फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म, ये तमाम चीजें एयर की पोल्यूशन कॉज करती हैं। इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना, इंडस्ट्रीज में जितने भी केमिकल्स बन बन रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसका जितना हार्मफुल उसमें सब्सटेंसेस होते हैं उसको वैसे ही रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। बहुत जगह आपने देखा भी होगा, अगर आप इंडस्ट्रीज के करीब से गुजरो, जिधर एरिया से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे आपको हर वक्त एनवायरनमेंट आपको अजीब सी नजर आएगी, ब्लैकिश ब्लैकिश सी, और वहां पे बहुत सी डिजीज होती हैं। तो इन सब चीजों से, जब व्हीकल्स को गाड़ी में जला दिया जाता है, तो उससे पेट्रोल को जला देते हैं, उससे इन सब चीजों से बहुत एयर पोल्यूशन कॉज होती है। तो एयर पोल्यूशन मेनली हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से और नेचुरल रिसोर्सेज से कॉज होती है। अब हम देखते हैं क्या क्या सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। वही मैंने आपको बता दी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, फॉसल फ्यूल्स का बर्न होना। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स पहले, जब प्लांट्स और एनिमल्स बेरिड हो गए थे अंडर द अर्थ क्रस्ट, यानी कि प्लांट्स, पौधे और एनिमल्स जो थे, जब ना ये खत्म हो जाते थे, यानी डेड हो जाते थे, तो इनको ना जमीन के अंदर दबा दिया जाता था। अच्छा, वो उस टाइम पे बहुत ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स पहले की बात है। फिर क्या हुआ कि वो डेफिनेटली जो मिट्टी है उसकी लेयर बाय लेयर उसके ऊपर आती गई, बहुत सी चीजें लाइक डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनी, तो वो कहाँ जमीन के नीचे जाके कितनी डेप्थ में जाके दब गए होंगे। तो जब कोई प्लांट या एनिमल बियर्ड होता था और उसके बाद वो जमीन के बहुत ही डीप लेयर्स के अंदर जाके जब वो बियर्ड हो जाता है, दफन हो जाता, तो बहुत ईयर्स के बाद लाइक जमीन की तपिश की वजह से क्या होता है कि वो चीज फॉसल फ्यूल बन जाती है, यानी वो या तो वो कोयल बन जाएगी, या नेचुरल गैस आपको जमीन से निकलती हुई नजर आ रही है, या आपको पेट्रोल निकलता हुआ आ रहा है। तो वो किस वजह से, फॉसल फ्यूल्स। तो जब हम इन फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, हम जो है वो नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, हम कोयल को बर्न करते हैं, तो इन तमाम चीजों से एयर पोल्यूशन कॉज होती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, जब हम लोग एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब आप कोई भी सीड लगाते हैं और उससे आप बहुत बड़ी बड़ी हम लोग फसलें तैयार करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उनको जला दिया जाता है बाद में, या उसका जितना वेस्ट बचता है उसको जला देते हैं। तो एग्रीकल्चर की बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। हाउस होल्ड, घरों में हम लोग प्लास्टिक को जला रहे होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में कोई पेन आ जाए तो वो पेन को जला रहे होते हैं। तो इस तरह से ये तमाम जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। अब कॉमन एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से, कॉमन कौन से केमिकल्स हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, हमारी एयर को पोल्यूट करेंगे। उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर लाइक डस्ट हो गया, स्मोक ऐश वगैरह हो गया, ओजोन। ये तमाम आपके पास कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स हैं। इनका इफेक्ट कहाँ कहाँ है, हमारी हेल्थ पे है, हमारी इन्वायरमेंट को भी
है और हमारी मटेरियल्स पे, हमारी चीजों के वजह से बहुत से इफेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही थी, आपकी चीजें चीजों को जंग लग रही है, इस तमाम इसके मटेरियल पे इफेक्ट है, इसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है, इसका ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि कौन कौन से एयर पोल्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो ऑक्साइड नाइट्रोजन के, एक नाइट्रो NO है, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ओजोन O3, ये तमाम पोल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा डस्ट हो गया, डस्ट के साथ साथ हमारे पास जो है वो स्मोक होता है, स्मोक के अलावा हमारे पास ऐश है। ये तमाम वो पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें, उसको खराब करें। ठीक है, ये तमाम एयर कॉमन, हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें। सोर्सेज का मतलब होता है कि कहाँ से पोल्यूशन आ रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से आ रही है, फॉसल फ्यूल्स के बर्न होने से आ रही है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी से आ रही है, और हाउस होल्ड एक्टिविटी से एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है। ठीक है, ये सोर्सेज या कॉजेस कहेंगे इसको। फिर कॉमन कौन कौन से पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स हमारे पास ये और उसके इफेक्ट्स क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा आपको। आप इसके जो इफेक्ट है उसका लास्ट वाला ऑन मटेरियल ये वाला समझा दें। अच्छा, और मटेरियल्स। अब मटेरियल्स में क्या होता है, देखो हमारी जिस तरह आपको एग्जांपल दिया कि जैसे लाइक मेटल जो है उसको रस्टिंग, उस पे जंग लग जाता है। तो देखो अभी हमारी मटेरियल को खराब कर रहे हैं ना, और वो खराब क्यों हुआ है, क्या रीजन है। डिजॉल्व गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि वो जो एयर में मौजूद गैसेस, डिजॉल्व गैसेस थी, डिजॉल्व हार्मफुल गैसेस थी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैसेस थी, ये हमारी एयर में प्रेजेंट थी। जब वही रेन वाटर एटमॉस्फेयर से होकर आ रहा है, तो उन तमाम गैसेस को सबने अंदर डिजोल्व कर लिया। तो डिजोल्व करने की वजह से हमारी जो एटमॉस्फेयर में मौजूद बहुत चीजें जो खराब हो रही हैं। अच्छा, सिर्फ ये रस्टिंग, सिर्फ जंग लगा नहीं, बहुत से आपने देखा होगा बहुत सी चीजें खराब होती हैं, बहुत सी चीजें समटाइम्स कुछ बहुत ज्यादा टेम्परेचर से, बहुत तपिश से, सूरज की बहुत सी तपिश से हमारी बहुत चीजें जो खराब हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। इतना स्ट्रांग वो मेटल होता है, लाइक इतना सख्त सा वो लोहा होता है, वो भी मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तमाम चीजें जो कि इनके लाइक इन पोल्यूटेंट्स के हमारी मटेरियल से बहुत से इफेक्ट है, इससे हमारे मटेरियल्स बहुत से खराब हो रहे हैं। घरों में डिफरेंट जो मॉल्स होते हैं उनके, अगर आप लाइक मिरर्स देखें, बाहर की साइड पे जो मिरर लगे होते हैं वो बहुत खराब हुए होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, उस पे एक्चुअली यही हमारी जो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेज हैं जब जब पड़ती रहती हैं तो वो खराब हो जाते हैं। ऐसी बहुत से हमारी बिल्डिंग्स जो है खराब हो जाती हैं। आपने घर में देखा